हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेंटो क्लासेस में। और आज हम लेक्चर 10 नेम रसुंडा की लेक्चर 10 लेकर आए हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक होगा क्लाइमेट। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ CUET एग्रीकल्चर की तैयारी के लिए हमसे जुड़े। नीट बायोलॉजी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ जितने भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में नेम रसुंडा का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले वाले स्लाइड में देखते हैं कि इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट है। यानी कि आज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आज का टॉपिक क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ें? क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर, भारत का जो एग्रीकल्चर है खास करके वो है मानसून आधारित कृषि। यानी कि मानसून पर ज़्यादातर आज भी किसान निर्भर रहते हैं, आज भी भारत की कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। तो मानसून क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, यानी मौसम क्या है, ये आज हम इस जो कि टेक्निकल वर्ड को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। क्लाइमेट के अंतर्गत आता है वेदर। वेदर आपने मौसम का नाम सुना होगा, भारतीय गानों में भी इसका जिक्र है, जिसमें नायिका कहती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम को अच्छी तरह नायिका जानती है कि मौसम क्या है। मौसम एक ऐसा कंडीशन है जो कि पर डे चेंज होता रहता है, पर हावर चेंज होता रहता है, पर मिनट चेंज होता रहता है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है कि अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए गिवन टाइम, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पर जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, इसे हम मौसम कहते हैं। और मौसम बदलता रहता है, मौसम एक स्थायी नहीं होता। मौसम क्या होता है, हर मिनट हर घंटे जो कि चेंज होता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि मौसम साफ है और कुछ देर बाद देखते हैं कि मौसम में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने लगती है। तो यही मौसम है। मौसम और क्लाइमेट यानी जलवायु में अंतर हम आज जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मौसम किसके अंतर्गत होता है, तो मौसम होता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत यानी वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है, इस वायुमंडल को भी समझेंगे हम। यानी इसमें दिया है कि इट इज ए कलरलेस, कोई कलर नहीं वायुमंडल का, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि क्या, वायु यानी हवाओं का मिक्सचर यानी कि मिश्रण, दैट सराउंडेड द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के चारों बगल हवाओं का मिक्सचर यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जो कि कलरलेस है, टेस्टलेस है और साथ ही साथ ऑर्डरलेस है, यानी कि गंधहीन, ठीक है, स्वादहीन और रंगहीन। जो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, यानी ये क्या हमारे पूरे जो कि 1600 किलोमीटर पूरे अर्थ में फैला हुआ है। ये इसकी जो हाइट है। हाउएवर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विद इन अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से लेकर के 40 किलोमीटर वर्टिकल अगर आप जाएं तो टोटल 99% जो मास ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का जितना भी आयतन है ये कुल ये 40 किलोमीटर में ही सिमटा हुआ है अर्थ सरफेस यानी कि भूमि की धरातल से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या जो हम देखते हैं सिंपल सा बादल, क्या वही सिंपल एक बादल है या इसके भी कुछ लेयर्स वगैरह हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कई एक बादल के नीचे बादल जाते रहते हैं जिसमें बारिश होती है। और कई बार जो कि आपने हवाई जहाज देखा होगा, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, उस वाले आयतन में हम जानेंगे कि किस आयतन में हवाई जहाज उड़ते हैं। ओजोन लेयर क्या होते हैं और ये ओजोन लेयर पाए कहाँ जाते हैं, ये सब जानेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखिए, बेस्ड ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू द 5 लेयर। यानी अगर वर्टिकल देखे, खड़े ऊर्ध्वाधर रूप में देखे, तो हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो 5 लेयर में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पुरानी किताबों में 4 लेयर है, लेकिन हम यहाँ पे 5 लेयर अपडेटेड पढ़ रहे हैं। तो 5 लेयर वो कौन कौन से लेयर हैं, कौन कौन से स्तर हैं, वो देखिए। जो हमारे सबसे नीचे वाला भाग है यानी कि अर्थ से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ अर्थ सरफेस से भाग है, वो है क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर।
सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम देखते हैं कि जिसमें बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठीक है, और उसके बाद बिजली गरजते हैं। ये सब किसमें, ये सब घटनाएं किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। इसको ध्यान से समझें। उसके ऊपर जब जाते हैं तो हमें मिलता है समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल मिलता है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल मिलता है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है आयन मंडल, और सबसे बाहर कौन सा है, एक्सोस्फीयर यानी ब्रह्मंडल, ठीक है। तो हम चलिए एक एक को डिटेल से जानेंगे कि क्या कौन से लेयर में क्या इसकी खासियत है और कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं आप, पहला जो सबसे है वो है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है। हिंदी में इसे क्षोभ मंडल कहते हैं और इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। आप दोनों लैंग्वेज में याद करिए। खास करके हिंदी माध्यम वाले बच्चों से कहा जाता है, निवेदन है कि आप सिर्फ हिंदी ही ना जाने। कई बार एग्जाम में हिंदी में लिखा रहता है ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, फिर वहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। चलिए इसमें देखते हैं इसके क्या कैरेक्टर हैं। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर, यानी सबसे नीचे वाला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, वो है क्षोभ मंडल। दूसरा देखिए इसमें है एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर, यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस से, ये जो मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस यानी जमीन है, इस जमीन से जब आप ऊपर जाएंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ 8 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है पूरा, ठीक है। ये 18 किलोमीटर तक यहाँ पे फैला हुआ है। इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी में सारी घटनाएं होती है। हमारे जितने भी प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है, चाहे रेनफॉल हो, चाहे थंडर स्ट्रॉम हो, ये सभी घटनाएं किसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर में। एकदम याद कर लीजिएगा इसे। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर दूरी पे ये पूरा जो कि ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। इट इन्फ्लुएंसेस अर्थ क्लाइमेट, और यही क्या करता है, ये अर्थ सरफेस को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है अर्थ सरफेस के क्लाइमेट को, ठीक है। ये क्लाइमेट को क्या करता है, प्रभावित करता है, जो कि पृथ्वी के। इट इज डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सबसे घना जो कि पार्ट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कंटेन 85% द एटमॉस्फेयर मास ऑफ ऑल वेदर फिनोमिना लाइक अ क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू एक्सेट्रा ऑकर इन अ ट्रोपोस्फीयर। यानी कि 85% ऑफ मास जो है, यानी कि आयतन पूरे एटमॉस्फेयर का, ये इसी लेयर में पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे घना होता है, डेंस होता है। इसमें जितने भी घटनाएं होती है सब इसी लेयर में होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, यानी जितना भी कोहरा आप देखते हैं, रेनफॉल देख रहे हैं, बादल बनना है, ये सब जो कि इसी में ट्रोपोस्फीयर में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरे लेयर पे चले। दूसरा लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि ये ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर पाया जाता है, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर अगर छोड़ दे तो 18 किलोमीटर के एबव वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, वो समताप मंडल होगा। तो समताप मंडल के बारे में कुछ पढ़ लें। समताप मंडल, इट इज द सेकेंड मेजर एटमॉस्फेयर लेयर विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर। जैसा कि मैंने बताया, ये अर्थ सरफेस है, 8 से 18 किलोमीटर तक आपके ट्रोपोस्फीयर पाए जाते हैं। 18 किलोमीटर के ऊपर और 50 किलोमीटर तक ये आपका कौन सा फैला होता है, ये आपका समताप मंडल फैला होता है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। 8 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर, उसके 18 किलोमीटर के एवं 50 किलोमीटर तक जो एरिया होगा, 18 के बाद 50 किलोमीटर तक, ये एरिया समताप मंडल में आएगा। और समताप मंडल होता कैसा है, इट इज वार्मेस्ट लेयर, इंक्रीज टेम्परेचर विथ द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप इसमें ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा, वैसे वैसे वो गर्म होता जाता है, वो एरिया गर्म होता जाता है, ठीक है। इट इज द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्या, फोटोकेमिकल क्या है, फोटोकेमिकल सन रेडिएशन से आने वाले जो रेडिएशन है वो, और जो डस्ट पार्टिकल है उनके साथ जो क्रिया करके फिनोमिना बनाता है, उसे फोटोकेमिकल कहते हैं। इसको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिनोमिना रिएक्शन करता है, ठीक है, एयर में। तो सबसे ज्यादा इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे गर्म जो कि लेयर हो जाता है टोटल।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, इसी लेयर में समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बनता है पेट के एग्जाम में, जो कि एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछाता है कि आयन जो कि ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन लेयर जो है कि वो कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है। तो आप रट लीजिए कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेस आर एब्जॉर्ब। ओजोन लेयर का काम है कि जो सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द ओजोन स्फीयर। और समताप मंडल को ही यानी स्ट्रेटोस्फीयर को ही क्या बोला जाता है, ओजोनोस्फीयर। ठीक है, ओजोनोस्फीयर, समताप मंडल को ही ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंस अबाउट हाइट ऑफ 50-25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब इसको समझिएगा डायग्राम की सहायता से कि ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर क्या पाया गया, ट्रोपोस्फीयर। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो समताप मंडल होगा। और ये 18 से और 50 किलोमीटर तो समताप मंडल जो होगा, इसी में जो 25 किलोमीटर के जब आप ऊपर जाएंगे यानी 25 किलोमीटर जब जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे डेंस आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो कि ओजोन यानी O3 का जो लेयर है वो भरपूर डेंस मिलेगा आपको, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा मिलेगा और इसी कारण से ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद है मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। अब मध्यमंडल कहां पाया जाएगा, अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फीयर, 18 से 50 किलोमीटर समताप यानी स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोनोस्फीयर। उसके बाद अब जो मेसोस्फीयर आएगा मध्यमंडल वो 50 किलोमीटर के ऊपर। और देखिए 50 किलोमीटर से ऊपर कहां तक पाया जाता है, इट इज लाइट एबव द स्ट्रेटोस्फीयर ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि अब मान लीजिए कि ये क्या आ गए हम समताप मंडल पे, ये आ गए समताप मंडल पे। ठीक है, और समताप मंडल अब जानते हैं इसका जो हाइट है कहां तक है, 50 किलोमीटर तक। अब जब इसके ऊपर अब जाएंगे 50 किलोमीटर के ऊपर तक, तो ऊपर कहां तक जाएंगे, 80 किलोमीटर तक जाएंगे। ये 80 किलोमीटर का जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल। ठीक है, उसके बाद ये रीजन कैसा होगा, ये रीजन कोल्ड रीजन होगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होंगे जिससे कि ये कोल्ड रीजन होगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। यानी कि आप इसमें देखिए कि हाइट, ठीक है, हाइट और टेम्परेचर में यहाँ कैसा रिलेशन होगा, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा, यानी कि कोल्ड रीजन बनेगा, ये बिल्कुल ही कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल में। ठीक है, याद कर लीजिए मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब होता है वायुमंडल। ठीक है, अब थर्मोस्फीयर में होता क्या है कि इन दिस लेयर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी आर एक्सट्रीमली लो। यानी कि एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है, जो आर्द्रता होता है, जो इसकी संघनता होती है वो लो होने लगती है। फ्रॉम अर्थ सरफेस इट इज एक्सटेंडिंग हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अप टू 1600 किलोमीटर। यानी कि अगर आप मेसोस्फीयर मान लीजिए, मेसोस्फीयर ये यहाँ मान लीजिए मेसोस्फीयर है ये, ठीक है, ये मध्यमंडल है, मेसोस्फीयर है, यहाँ पे कितनी इसकी हाइट है, 80 किलोमीटर। तो जब 80 किलोमीटर के आप ऊपर जाने लगेंगे और कहाँ तक, 1600 किलोमीटर तक, यानी कि इसका जो क्षेत्र का सबसे ब्रॉड होगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा लेयर सबसे बड़ा और सबसे ब्रॉड लेयर है, तो वो 1600। कौन सा लेयर ऐसा लेयर है जो कि सबसे डेंस, सबसे कंसंट्रेशन वाला लेयर है, तो वो है ट्रोपोस्फीयर, सबसे निचला वाला एयर, सबसे निचला वाला स्तर यानी कि लेयर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे थर्मोस्फीयर। ठीक है,
उसको बोलेंगे आप थर्मोस्फीयर। ये कैसा होता है? द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आइनोस्फीयर। ठीक है, जो लोअर लेयर होगा, ये नीचे वाला जो आप लेयर देख रहे हैं, इस वाले लेयर को क्या बोलेंगे? आइनोस्फीयर। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन है वो इसी लेयर में होता है, आइनोस्फीयर में ही। इस मेड पॉसिबल थ्रू आयनाइज्ड लेयर। आयनाइज्ड लेयर होने के कारण यहाँ पे रेडियो जो कम्युनिकेशन होगा वो आराम से हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस वाले। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। ये सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर लेयर होता है अर्थ का, एटमोस्फेयर का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर इज द लेयर एबव आइनोस्फीयर, टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ उल्टा होगा, यहाँ होगा क्या कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, साथ साथ में दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, एक समानुपाती जो कि रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा यहाँ पे। जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ठीक आपको दिखाई दिया, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर और प्रिंसिपल गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर, कौन कौन से एटमॉस्फेयर में एयर पाए जाते हैं, हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं, और किस किस अनुपात में, किस किस परसेंटेज में पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन। कितना भैया? 78.08%, यानी लगभग 78% जो है कि हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। जो कि आपके वायुमंडल पाए जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन। दूसरा है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन, लगभग ये 21% पाया जाता है। हालांकि कई कई क्षेत्रों में भाई इसका जो कि रेशियो कम बेसी होता रहता है, लेकिन मिनिमम जो माना जाता है, एक जो आइडियल पाया जाता है वो 20.95 माना जाता है। उसके बाद देखिए आर्गन पाया जाता है। आर्गन जो है कि 0.93% पाए जाते हैं ये। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखिए CO2 0.003% पाए जाएंगे, यानी 300 से 360 ppm। उसके बाद है नियॉन। नियॉन जो है 0.0018% पाया जाता है। हालांकि कम है लेकिन परसेंटेज है तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर, यानी कि हमारे सॉइल के एयर में, यानी मृदा के जो गैसेज हवा है उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन परसेंटेज जो है उस मोर और लेस सेम एज इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जितना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उतना ही लगभग जो कि हमारे जो कि मिट्टी में भी पाया जाता है। ऑक्सीजन लेवल्स स्लाइटली डिक्रीज एज ए कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा कंपेरेटिव टू एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 20.9 अभी आपने पढ़ा। ठीक है, 20.95 पाया जाता है, तो उसके अपेक्षा इसमें कितने पाए जाएंगे? कम ही पाए जाते हैं, 15 to 16 पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद CO2 लेवल जो होगा विल बी नियरली 8 to टाइम मोर 0.25 एज ए कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में हमारे 0.03% पाए जाते हैं, तो इसमें 8 से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसमें 8 या 10 का गुणा कर लीजिए अगर, तो कितना, इससे इतना ज्यादा पाया जाता है मृदा में, यानी कि मिट्टी में CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है और सॉइल में देख लीजिए कितना पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 20% ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे सॉइल में कितना पाया जाता है? 18% पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल देखिए कितना है? 0.03, इसमें पाया था 0.15, 0.65 तक। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, लमसम वही उससे ज़्यादा जो कि आपके सॉइल में पाया जाता है, यानी मिट्टी में पाया जाता है। अदर गैसेस 0.9%, लेकिन अदर गैसेस सॉइल में नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए सोलर कांस्टेंट, यानी सौर स्थिरांक क्या होता है? सोलर कांस्टेंट डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, एट आउटर, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, सन का अर्थ से कितनी दूरी है वो, और 1 मिनट में
1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी फॉलिंग हुआ, कितना सोलर एनर्जी जो कि अर्थ ने रिसीव किया, इसी को बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो 1.94 केसीएल है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या एसआई यूनिट में अगर देखा जाए तो 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर जो कि एनर्जी जो रिसीव कर रहा है उसी को सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। द सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन। देखिए सन से जब एनर्जी यानी कि रेडिएशन जब निकलती है तो वो पैकेट के रूप में निकलती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए सन से अगर एनर्जी जो निकल रही है, ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं ये कुछ पैकेट के रूप में निकलते हैं, ठीक है। इस पैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। अगर एक पैकेट आ रहा है तो उसे क्वांटा कहेंगे, और पैकेटों का झुंड अगर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे, ठीक है। आप देखते हैं अगला स्लाइड पे कि पीएआर का मतलब हुआ कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी प्रकाश संश्लेषण और सक्रिय विकिरण क्या है। देखिए सूरज से आने वाली सारे रेडिएशन फोटोसिंथेसिस रेडिएशन नहीं होती है। सारे रेडिएशन, सारे जो कि रेडिएशन का मतलब समझ लीजिए सामान्य भाषा में है कि जो सनलाइट आता है वो सभी सनलाइट से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कुछ लाइट्स होते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको हम एसएआर बोलते हैं। तो एसएआर का मतलब क्या हुआ, सोलर एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, उसमें पढ़ ले थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस इन ए ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लीव यानी हरी पत्तियां क्या करती हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करती हैं, सोलर रेडिएशन को इस्तेमाल करती है, सोलर एनर्जी को जो कि इस्तेमाल करती हैं। इन्हें वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ होता है उनको वेवलेंथ कहते हैं, जिस स्पीड से प्रकाश आ रही है उस पर। वो वेवलेंथ क्या है, फ्रॉम 0.4 टू 0.7 यूएम, यूनिट है इसका यूएम, और द रेडिएशन 400 टू 700 एनएम, यानी कि जो 400 से 700 का जो रेडिएशन है यही फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जो कि इंपॉर्टेंट लाइट माना जाता है। इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इन नन ऑफ द फोटोसिंथेटिक रेडिएशन। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, एक रेडिएशन होता है FIR, वो FIR वाला नहीं जो थाने में करवाया जाता है। FIR का मतलब हुआ, यहां मैं लिख दे रहा हूं नीचे, FIR का मतलब हुआ फॉर इंफ्रा रेडिएशन, ठीक है, फॉर इंफ्रा रेडिएशन, यानी ये वही रेडिएशन है जिससे क्या होता है, जिससे पत्तियां, हरी पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। PAR और फोटोन्स आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, ठीक है, इसे हम क्वांटम सेंसर में नापते हैं। यूनिट इज एंस्टाइन और वाट पर मीटर स्क्वायर, लक्स इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी जो लक्स है, ठीक है, लक्स जो है LUX, ये सबसे पुराना जो कि यूनिट है जो कि ब्राइटनेस को नापने का, सोलर रेडिएशन को मापने का। लेकिन अब क्या हो गया है, आइंस्टीन या वाट पर मीटर स्क्वायर जो कि इसका यूनिट हो गया सोलर रेडिएशन का, उसको मापते किसमें है, क्वांटम सेंसर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन में आप देख सकते हैं कि यदि अगर 500 के ऊपर होता है, ठीक है, 500 अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक्सरे होता है। देखिए यहाँ पे है, अगर 10⁻12 अगर होंगे रेडिएशन तो इसे गामा रे कहते हैं, इस वाले एरिया को एक्सरे कहते हैं, इसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड रे, यही FIR जो मैंने बताया इंफ्रारेड, इसी वाले एरिया में जो कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी माइक्रोवेव होता है, शॉर्ट वेव होता है, तो ये बहुत कारगर नहीं होते, ये नॉर्मल हम लोग को मिलते हैं। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट हम लोग के ऊपर पड़ता है तो स्किन कैंसर होते हैं। एक्सरे पड़ता है तो आपको पता ही, एक्सरे करवाए होंगे तो क्या होता है, हड्डियों के आर पार हो जाता है, और गामा रे तो बर्बादी कर देगा फिर। तो अल्ट्रावायलेट रे के नीचे और इंफ्रारेड के बीच वाले जो एरिया होगा यही जो कि PAR होगा, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं लैप्स रेट क्या है। द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट्स इज एक्सप्रेस्ड एज द लैप्स रेट। नॉर्मली लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी जो वर्टिकल टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, और वर्टिकल टेम्परेचर जो अर्थ लेप से पड़ता है, डिक्रीज और इनग्रेडिएंट एक्सप्रेस एज द लैप्स रेट, और ये जो डिक्रीज होता है,
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो लैप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर होता है। ठीक है, एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, द रेट ऑफ एट विच ऑफ टेम्परेचर चेंज एज एयर राइज और फॉल इज द कॉल्ड एडियाबैटिक लैप्स रेट। यानी कि जो रेट है, जो दर है टेम्परेचर का, ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज होने का दर है, ठीक है, एयर राइज और फॉल यानी कि बढ़ना और घटना, इसी को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राइड एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज अब्रेट राइज स्टीड ऑफ फॉल इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड द इन्वर्जन। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अल्बिडो। अल्बिडो का आपने नाम सुना होगा। अल्बिडो क्या होता है कि देखिए, अल्बिडो का मतलब होता है कि जो कई जगह क्या होता है कि कृत्रिम रूप से अल्बिडो बनाया जाता है। यानी कि यूरोप में क्या किया गया कि अर्थ टेम्परेचर बढ़े ना, यानी कि उस एरिया का टेम्परेचर ना बढ़े, इसलिए बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं। शीशा लगाने का तात्पर्य यह है कि जो सनलाइट आता है वो जमीन पे ना पड़ के वो क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्ट होने की प्रक्रिया है इसी को अल्बिडो कहते हैं। ठीक है, इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, यानी सोलर सन का प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो आता है और वापस जो जाता है, इसी के क्या कहते हैं, इसी के रेशियो को हम जो कि एल्बिडो बोलते हैं द अर्थ सरफेस। ठीक है, इट इज द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस इज नोन एज द एल्बिडो, यानी सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होता है सोलर रेडिएशन, इसी प्रक्रिया को हम क्या जाना जाता है, एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। इट इज एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, यानी कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। द एल्बिडो ऑफ क्रॉप सरफेस इज रेंजिंग बिटवीन 23 to 30%। द एल्बिडो फॉर फ्रेश स्नो इज रेंजिंग फॉर 75 to 90%, यानी कि क्रॉप सरफेस के लिए कैसा चाहिए, हमें 23 to 30% चाहिए होता है, और फ्रेश स्नो के लिए 75 से 95% तक इसका रेंज होना चाहिए। तो एल्बिडो आपको समझ में आ गया बकायदे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्लाउड इफेक्ट ऑन अर्थ रेडिएशन, यानी यही एल्बिडो की प्रक्रिया। देखिए यहाँ से सनलाइट आया, इनकमिंग सनलाइट, और फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, यहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया। ये देखिए कुछ चीजें आए, कुछ रेडिएशन है, लेकिन वो बादल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो कि क्लाउड रेडिएशन होगा, क्लाउड से रेडिएशन होगा। कई बार होता क्या है कि लोअर जो कि अर्थ सरफेस, यहाँ पे आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, कुछ रेडिएशन ऐसा होता है, मान लो कि अगर आपने कुछ देखा होगा कि जब बरसात के दिन होते हैं, तो बरसात के दिनों में जब बारिश होने वाली होती है तो उसके पहले जो कि हमें उमस टाइप की लगती है, गर्मी लगती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही अल्बिडो है। कैसे, जब बादल खुला रहता है, जब आसमान खुला रहता है, तो सनलाइट डायरेक्ट आती है अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस पे आई और आकर जब वापस जाने लगी तो बादल आ गए। तो जो बादल आए वो क्या हुआ, जो रेडिएशन ऊपर जा रही थी उसको रोक दिया। अब रोक दिया तो क्या होगा, फिर वो रेडिएशन लौट के वापस अर्थ पे आएगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं एल्बिडो की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर वापस आ गया, तो इससे अर्थ टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे एल्बिडो क्या है। मैंने इमेज इसीलिए इमेज लगा दिया ताकि आप समझ सके अच्छे से। उसके बाद देखिए साइक्लोन, आप सब जानते हैं चक्रवात को। ठीक है, साइक्लोन मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, साइक्लोन मतलब है चक्रवात। आप न्यूज में देखते हैं चक्रवात, तो यहां पे मैंने इमेज जो लगाया वो साइक्लोन किस तरह से बनता है और टॉर्नेडो किस तरह से बनता है, इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो साइक्लोन बनता है उसका रेंज एक स्थिर जो कि एक एरिया होता है और वो अर्थ जो कि पृथ्वी के बाहर दिखता है, लेकिन टॉर्नेडो पूरा जो कि क्या करता है, वो बादल से जोड़ करके पूरे अर्थ तक घुमा देता है, पूरा तबाह कर देता है पूरी तरह से। अ साइक्लोन इज ए रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर में बी फॉर्म 100 to 1000 माइल्स एंड वाइंड मूवमेंट टुवर्ड द सेंटर। देखिए चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात में जो जब बनता है तो ये सेंटर पे इसको मूवमेंट करता है, यानी वाइंड बाहर से जो हवाएं हैं वो अंदर की ओर चलती है, इसका केंद्र की ओर चलती है, इसके बीच में केंद्र जो बना होता है उसकी ओर हवाएं चलती है, और इसमें लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर बनता है, उसके कारण क्या होता है कि 100,000 माइल यानी कि हजारों किलोमीटर की स्पीड से जो कि हवाएं घूमती और सेंटर की ओर जाती हैं, इसलिए वो अपने हर एक चीज को अपने में क्या करता है, वो मिला लेता है। एटमॉस्फेरिक
प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस रीजन, द इंक्रीज रैपिडली टू आउटवर्ड, यानी केंद्र में इसका जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम होता है और बाहर की ओर अधिक होता है, ठीक है। इसलिए अंदर, ये बाहर से अंदर की ओर चलती है। एग्जाम्पल में टॉर्नेडो, ठीक है, टाइफोन, हैरिकेन, इसके नाम से जाना था, ये साइक्लोन के नाम है। यूरोप में हैरिकेन, ठीक है, अदर जगह पे यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में टोर्नेडो, टाइफोन्स, ये सब बोले जाते हैं, ठीक है, इसका नाम है अलग अलग। तो कहीं टोर्नेडो बोला जाता है, कहीं टाइफोन बोला जाता है, कहीं हैरिकेन बोला जाता है, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्लाइमेट क्या है, अभी हमने उसका कुछ पॉइंट पढ़ा है, अब ये क्लाइमेट आया है प्रॉपर यहाँ पे। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर, यानी कि सभी मौसमों का जोड़, समेशन, कंडीशन ओवर गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। यानी देखिए मौसम क्या होता है, मौसम पल में बदल जाता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट लगभग माना जाता है कि 30 साल का रेंज देखा जाता है, ठीक है, 30 ईयर्स का, ठीक है, रेंज देखा जाता है कि 30 ईयर में मौसम किस प्रकार से बदल रही है। इसी ड्यूरेशन को, इसी के रेशियो को कंपैरेटिवली जो लॉन्गर पीरियड है, इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कुछ नाम हैं जो कि आपको अजीब लगेंगे, जैसे डार्क एंड डोल, ये 1900 में आया था, कोपेन 1936 में आया था, ट्रोल 1965 में, और थर्नवाइट यानी कि थर्नवाइट जो है वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में है। तो इसे जो है कि हम अगले चैप्टर में पूरे विस्तार से, अगले स्लाइड में पूरे विस्तार से अभी देखेंगे। अभी आप देख लेंगे 4 प्रकार के क्लाइमेट होते हैं। अब इस है क्या, इसे देखिए अगले वाले स्लाइड में। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो जो डेक एंड डोल आप पढ़े थे 1900 AD में जो आया था, द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन टू क्लाइमेट बेस्ड ऑन द वेजिटेशन, यानी अगर वेजिटेशन के अनुसार क्लाइमेट को आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसे बोलते हैं डेक एंड डोल। डेक एंड डोल हालांकि साइंटिस्ट थे जो कि बताए थे कि आप क्लाइमेट को क्या करिए, बेस्ड ऑन द वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति के हिसाब से आप क्या करिए, क्लासिफिकेशन करिए। कोपन 1936 में बताए थे, डिवाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 5 ग्रुप, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इन्होंने 5 ग्रुप में बांट दिया था, बेस्ड ऑन द वेदर एलिमेंट, यानी वेदर यानी मौसम के एलिमेंट के अनुसार इन्होंने 5 ग्रुप में बांटा था। उसके बाद देखिए सी है ट्रोल, 1965 में आया था। ट्रोल ने बताया कि दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी टू एक्सप्लेन द वेजिटेशन जोन ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। दिस क्लासिफिकेशन इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, यानी इन्होंने बताया कि ये एग्रीकल्चर पर्पज से सुटेबल होगा, ट्रोल ने। द स्क्रिट जो इलाहाबाद में इंटरनेशनल मक्का रिसर्च सेंटर है, अडॉप्ट दिस मेथड फॉर क्लासिफाइंग सेमी एरिड ट्रॉपिक इन इंडिया, यानी इन्होंने क्या किया, इस मेथड को अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद थॉर्नवाइट जो है वो बेस्ड ऑन द पी इंडेक्स, ठीक है। पी इंडेक्स क्या है? पी मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्टिवनेस क्या है, ठीक है। टी क्या है? टी एंड सीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पी इंडेक्स इक्वल टू पी अपॉन ई मल्टीप्लाई बाई 100, यानी पी क्या है? एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल इवापोरेशन, यानी कि ये पी इंडेक्स कहता है, पी इंडेक्स इक्वल टू पी अपॉन में ई, ठीक है, पी अपॉन में ई मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि कितना प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है और एनुअल इवापोरेशन कितना हो रहा है, इसका जो कि डिवाइड देके मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ये परसेंटेज इसका आ जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पीई परसेंट इंडेक्स, इन्होंने निकाला है क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन करते हुए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सीजन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना जो वैल्यूबल कमेंट है वो ज़रूर छोड़ें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में चीज़ों को, और साथ ही साथ आपको आपके सामने लाने के पीछे जो है कि मेहनत होती है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपना वैल्यूबल कमेंट देना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।